सो नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का मूल ढांचा या फिर संविधान की मूल संरचना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपने समय के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से या फिर सोसाइटी के हिसाब से बाद में अमेंड कर सकते हो। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं तो 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी को ही अमेंड कर दिया गया। जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उस समय पे उसको अमेंड कर दिया गया। और राइट टू प्रॉपर्टी उस समय फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो इस राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करने वाले जो डिसीजन था उसको चैलेंज कर दिया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और इस केस को बोला गया शंकरी प्रसाद केस 1951। क्या बोला गया? शंकरी प्रसाद केस 1951। अब आप पीरियड देखिए 1951। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो। यानी कि जो चैलेंज किया था, वो जो डिसीजन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का जो डिसीजन था जिसको चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या बोला कि अगर आप चाहे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, इसमें चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या कोई और राइट हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 13, उसमें लॉ को डिफाइन किया गया है, तो वो लॉ ऑर्डिनरी लॉ भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी है। यानी कि उसमें सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ का जिक्र नहीं है, उसमें दोनों तरह के लॉ हैं, ऑर्डिनरी लॉ भी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाले लॉ भी, दोनों तरह के लॉ हैं। तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कैन एब्रीज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स, कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को या किसी भी पार्ट को टेक अवे कर सकती है, यानी कि ले सकती है, उसको एब्रीज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 13 है, उसमें लॉ का जिक्र है, तो उसमें आप ऑर्डिनरी लॉ को भी अमेंड कर सकते हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो उस पर भी अप्लाई होगा, दोनों पे अप्लाई होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला होगा? सुप्रीम कोर्ट का ये बोलने के पीछे क्या मोटिव था? आप ईयर देखिए 1951। 1951, तो 1951 तक इंडिया के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे ना वो जिंदा थे। मतलब मोस्टली जो 1947 में जिन्होंने भारत को आजाद करवाया था वो मोस्टली फ्रीडम फाइटर्स उस समय तक जिंदा थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ये अभी तक जिंदा हैं, ये अभी तक पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो अगर ये कोई भी ऐसा लॉ बनाएंगे या कोई भी ऐसा एक्ट बनाएंगे तो वो भारत के जितने भी लोग हैं उनके भलाई के लिए ही बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी मुश्किल से आज़ादी प्राप्त करी है। तो कोई भी अगर लॉ बना रहे हैं तो वो इंडिया के लोगों के भले के लिए ही बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हो तो आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो और आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही क्लियर था कि यार जितने भी लोग हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सारे, वो भारत के लोगों का बुरा थोड़ी ना सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भारत को आजादी दिलवाई है, तो वो क्यों ही बुरा करेंगे भारतीयों का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अमेंड करना चाहते हो तो आप अमेंड कर दो। फिर उसके बाद दूसरी बार ये मुद्दा उठता है 1964 में, 1964 में, और इसको बोला गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1964 सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको दोबारा से चैलेंज कर दिया गया 1964 में, और इस केस को बोला गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। जो पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको दोबारा से चैलेंज कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पुराना डिसीजन था उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड रखा, उसकी वैलिडिटी को एज इट इज रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप किसी भी पार्ट में या कोई भी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और ये करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या मोटिव था? फिर से आप ईयर देखिए 1964। 1964 अभी तक जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो मरे नहीं थे, मतलब कुछ एक की डेथ हो चुकी थी, लेकिन आधे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे 1947 में जिन्होंने भारत को आजाद करवाया था वो अभी भी प्रेजेंट थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ फ्रीडम फाइटर्स तो बचे हुए हैं ना पार्लियामेंट में, सबकी डेथ तो नहीं हुई है, कुछ फ्रीडम फाइटर्स तो अभी बचे हुए हैं,
तो अगर ये कोई भी लॉ बनाएंगे या कोई भी एक्ट बनाएंगे तो वो देश के नागरिकों के भले के लिए ही बनाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आगे बात समझ में। तो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या बोला कि हाँ भाई, अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ 1964 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। जो 1964 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो पार्लियामेंट ने पास किया था, उसको दोबारा से चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस को बोला गया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रीवियस डिसीजन था उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कि आप कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। क्या बोला कि आप कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पुराना डिसीजन था सज्जन सिंह वाला, वो अमेंड कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया बिल्कुल। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या मोटिव था सुप्रीम कोर्ट का ये करने के पीछे। अब देखिए ईयर देखिए 1967। अब 1967 तक आते आते इंडियन पॉलिटिक्स में नए नए लोगों का आगमन शुरू हो गया था, यानी कि नए नए लोगों की एंट्री शुरू हो गई थी। अब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से कुछ एक को छोड़ के जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी। अब पार्लियामेंट में अलग तरह के लोग बैठे हुए थे। अब पार्लियामेंट में वो लोग नहीं थे जिन्होंने भारत को आजादी दिलवाई है। अब पार्लियामेंट में नए नए लोगों की एंट्री शुरू होने लगी थी, और जैसे ही नए लोगों की एंट्री शुरू होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अब तो सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब ये नए लोग हैं, तो ये क्या पता लोगों की भलाई चाहें या फिर अपनी भलाई चाहें। भाई कोई श्योर थोड़ी है कि ये लोग लोगों की भलाई करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हो जो सिर्फ अपनी भलाई की सोच रहे हो 1967 में। और फिर 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कि आप कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। और इसको चैलेंज करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आता है, 1971। और इसमें क्या बोला गया कि आप आर्टिकल 13 के अंडर जो भी लॉ है उन सबको अमेंड कर सकते हो, और आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर सकते हो। क्या बोला गया कि आप जितने भी लॉ हैं उनको सबको अमेंड कर सकते हो, और आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर सकते हो। और कोई भी अगर ऐसा अमेंडमेंट होगा तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट होगा तो वो आर्टिकल 13 के अंडर लॉ नहीं माना जाएगा। क्या बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट होगा तो वो आर्टिकल 13 के अंडर लॉ नहीं माना जाएगा। अब पार्लियामेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको ही रिवर्स कर दिया, उसको ही बिल्कुल रिवर्स कर दिया। और फिर आता है लैंडमार्क केस आनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। आप ईयर देखिए 1970 से लेकर 1972 तक का जो पीरियड था वो पीक इंदिरा गांधी का पीरियड था। पीक इंदिरा गांधी की जो पावर थी वो इतनी जबरदस्त हो चुकी थी कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर उनके लेवल का उस समय पे कोई नेता था ही नहीं। इतनी पावर बढ़ चुकी थी इंदिरा गांधी की। और इंदिरा गांधी अपने सोल मोटिव के साथ आती है, क्या? सोशलिज्म, कि मैं तो गरीबों का भला करूंगी, मैं गरीबों का भला करना चाहती हूं। और जैसे ही इंदिरा गांधी सोशलिज्म के मोटिव से आई और उन्होंने कहा कि मैं गरीबों का भला करना चाहती हूं, तो जितने भी पुअर पीपल थे, जो भी गरीब आदमी थे, वो सारे खुश हो गए कि हमें कुछ तो मिलेगा। और फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि देखो मैं तो आप लोगों का भला करना चाहती हूं, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये मेरे रास्ते में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करने दे रहा है। आप लोगों का भला करने के लिए मुझे कुछ ऐसे एक्ट बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे लॉ बनाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे लॉ और ऐसे एक्ट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। जब भी मैं कोई ऐसा लॉ लेकर आती हूं तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है।
तो इससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे उनके मन में भारत का जो जुडिशियरी सिस्टम है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके प्रति घृणा शुरू हो गई। उन लोगों को लगने लगा कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के गरीबों का ही भला नहीं चाहता है। सुप्रीम कोर्ट इज व्हाट? गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो लोगों को लगने लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट गरीब लोगों का ही भला नहीं करना चाहता तो ये फंडामेंटल राइट्स की क्या प्रोटेक्शन करेगा। लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट के लिए घृणा पैदा हो गई। और फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ऐसे तो भारत का जो जुडिशियरी सिस्टम है उस पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा विश्वास किसमें होता है? न्याय में, लॉ में। और अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही ऐसे कमेंट आएंगे, लोगों के मन में ऐसे घृणा पैदा होगी, तो सुप्रीम कोर्ट जो अपनी जो जुडिशियल सिस्टम है उसी पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में अपना जो पुराना जजमेंट है गोलकनाथ वाला, उसको बिल्कुल ही रिवर्स कर देता है, बिल्कुल चेंज कर देता है उसको। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हो ना, आपको यही शिकायत है ना हमसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करने दे रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा हाँ यही दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, आप उसको हाथ नहीं लगाओगे। और फिर इंदिरा गांधी ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर मतलब? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं बताएंगे। एंड वेरी इंटेलिजेंटली दे लेफ्ट बेसिक स्ट्रक्चर अनडिफाइंड। बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हम बताएंगे आप लोगों को, केस टू केस बेसिस पे ये हम डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है। आपको अमेंडमेंट ही करना है ना, आप कितने भी अमेंडमेंट करो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल ढांचे को हाथ नहीं लगाओगे। एंड वेरी इंटेलिजेंटली दे लेफ्ट बेसिक स्ट्रक्चर अनडिफाइंड। बेसिक स्ट्रक्चर अनडिफाइंड। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दिया। अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए इंदिरा गांधी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेकर आती है। और इस एक्ट में यह बोला गया कि अमेंडमेंट पे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अगर अमेंड करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट पे कोई भी लिमिट नहीं है। और दूसरी चीज इंदिरा गांधी ने क्या बोली कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया जाएगा, कि जुडिशियल रिव्यू से इसको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, कि अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया है तो उसको कोर्ट बिल्कुल भी रिव्यू नहीं करेगी। और फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आता है, मिनर्वा मिल्स केस। और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको बिल्कुल ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है इट इज बेसिकली द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने डिसीजन के साथ चिपका रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन है ना, ये कंटिन्यू रहेगी। बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो कंटिन्यू रहेगी। और फिर 1981 में वामन राव केस आता है। और वामन राव केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी उसके साथ चिपका रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाओगे अगर अमेंडमेंट करना है तो आपको। और उन्होंने एक चीज और क्लियर करी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन है ये सिर्फ उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पे अप्लाई होगी जो 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए हैं, यानी कि जो केशवानंद भारती वाले केस के बाद किए गए हैं। और किसी पे नहीं अप्लाई होगी, सिर्फ उन्हीं केसेस पे जो केशवानंद भारती के बाद में किए गए हैं। ठीक है, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेरी लैंडमार्क केस इन द इंडियन हिस्ट्री। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्यों इतना लैंडमार्क है, क्या ऐसे जजमेंट थे, क्या ऐसी चीजें थी। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का जो फेथ था सुप्रीम कोर्ट में वो कंटिन्यू रहा। क्योंकि इंदिरा गांधी क्या कह रही थी, कैसे भड़का रही थी लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट हमें अमेंडमेंट नहीं करने दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको ऐसा लगता है ना कि हम अमेंडमेंट नहीं करने दे रहे हैं, तो चलो आप लोगों को अमेंडमेंट करने दिया, लेकिन आप
बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाओगे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में जो डाउट पैदा हुआ था, जो शंका पैदा हुई थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, इंडियन जुडिशरी सिस्टम को लेकर, वो एकदम खत्म हो गई। तो जितने भी जजेस हैं जिन्होंने इसके फेवर में डिसीजन दिया था वो सारे आदरणीय हैं। इसलिए ही तो क्योंकि उन्होंने जो फेथ था उसको बिल्कुल रिस्टोर कर दिया, फेथ को बिल्कुल रिस्टोर कर दिया। और क्या बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे जिनको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम डिसाइड करेंगे केस टू केस बेसिस पे कि क्या हो सकते हैं। जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, इसके अलावा कोई भी और सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। दूसरी चीज, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है ना, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी एक बेसिक फीचर है। अगला फेडरल फीचर, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में हम उनको इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन सा बेसिक फीचर होगा और कौन सा बेसिक फीचर नहीं होगा। सो दिस वाज बेसिकली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।